स्वागत है। आज हम एक काफी चौंकाने वाली बैंकिंग फ्रॉड मामले पर बात कर रहे हैं जो बंधन बैंक में हुआ है। जी। जानकारी ये मिली है कि कैसे जो बैंक खाते इस्तेमाल में नहीं थे, मतलब निष्क्रिय पड़े थे, उनसे करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। सोचिए जरा, मोहम्मद असलम नाम के एक दिहाड़ी मजदूर हैं। उनके खाते में दिसंबर 2022 से कोई लेन देन नहीं हुआ। अच्छा। और अचानक पता चलता है कि खाते से करीब 1.25 करोड़ यानी 1.95 करोड़ निकाल लिए गए। बाप रे, 1.25 करोड़। हाँ, और यही नहीं, उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया, उन्हें पता भी नहीं चला। और तो और कुछ लोग पुलिस बनकर उनके पुराने पते पर भी पहुंच गए। अच्छा, पुलिस बनकर? जी, तो आइए समझते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं लगती। हाँ, जिस तरह से ये सब हुआ है, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि ये एक बड़े संगठित गिरोह का काम हो सकता है। और शायद बैंक के अंदर के लोग भी शामिल हो। हाँ, ऐसी आशंका तो है। अंदरूनी मिलीभगत लगती है इसमें। 1,95,00,000 रुपए, वो भी एक खाते से। ये रकम तो मतलब होश उड़ाने वाली है। पर ये हुआ कैसे सब? तरीका क्या था इनका? तरीका तो काफी शातिर था। एक पूरा मोडस ऑपरेंडी, मतलब काम करने का एक तय तरीका नजर आता है। जांच में जो पता चला है उसमें कई कदम शामिल थे। पहला तो ये कि गिरोह ने शायद बैंक कर्मचारियों की मदद से ऐसे खाते पहचाने जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं थे, जिन्हें निष्क्रिय या डोमेंट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉर्मेंट अकाउंट्स। और ये खाते ज्यादातर गांव के लोगों के थे, या शायद उन लोगों के जिनके खाते बंद हो चुके थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब अंदरूनी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था, है ना? लगता तो यही है। देखिए, जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर ब्रांच के 4 स्टाफ मेंबर का नाम आ रहा है। 4 लोग? हाँ, 2 तो पूर्व ब्रांच मैनेजर स्तर के हैं, अंकित शर्मा और जितेंद्र कुमार, जिसे जीतू भी कहते हैं, और 2 और, बलराम उर्फ बल्ले और शुभम कौशिक। अच्छा। आरोप है कि इन्होंने ही ये जो निष्क्रिय खाते थे उन्हें फिर से चालू करने में मदद की। और फिर? खाते चालू होने के बाद फिर गिरोह के लोग गांव गए, वहां कुछ लोगों को गेमिंग ऐप से पैसे कमाने का लालच दिया। गेमिंग ऐप? हाँ। अच्छा। कितना पैसा दिया? ज्यादा नहीं, बस 5,000 से 10,000 रुपए। और इसी लालच में उनसे उनकी पासबुक और चेकबुक ले ली। सिर्फ 5-10 हजार के लिए? और लोगों ने दे दी अपनी पासबुक चेकबुक। ये तो थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। हाँ, है तो हैरानी की बात, पर रिपोर्ट्स यही कहती हैं। उन गांव वालों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके खातों का इतना बड़ा दुरुपयोग होगा। और फिर केवाईसी और मोबाइल नंबर का क्या हुआ? वही तो, पासबुक चेकबुक हाथ में आने के बाद चुपके से केवाईसी, मतलब ग्राहक को जाने वाली जानकारी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिए गए। अच्छा, और खाता धारक को पता ही नहीं चला? बिल्कुल नहीं। और फिर पैसे निकालने का खेल शुरू हुआ। कैसे निकाले पैसे? नए सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए इन खातों को चलाने के लिए। फिर इनसे बड़ी बड़ी रकमें निकाली गईं, आरटीजीएस, एनईएफटी, यानी बैंक ट्रांसफर के जो तेज तरीके हैं। हाँ, और यूपीआई से भी, मतलब फोन से पेमेंट वाले सिस्टम से भी। और ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा देश के 11 अलग अलग राज्यों में फैला जो गिरोह था उनके साथियों के खातों में भेजा गया। 11 राज्यों में? हाँ। तो ये मामला सिर्फ असलम के खाते तक ही नहीं था। कुल मिलाकर कितना बड़ा है ये फ्रॉड? देखिए, जांच में अब तक 11 राज्यों में ऐसे 50 से ज्यादा निष्क्रिय खाते मिले हैं। 50 से ज्यादा? हाँ, और अंदाजा है कि इनसे करीब 1.93 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। अच्छा, मतलब असलम के खाते के अलावा भी लगभग इतनी ही रकम और निकली है। जी। और एक गिरफ्तार सदस्य है डेविड गौतम। उसने पूछताछ में बताया कि सिर्फ 5 खातों से ही करीब 1.4 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। 5 खातों से 1.4 करोड़, तो कुल रकम तो शायद और भी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, जांच अभी चल रही है, हो सकता है आंकड़ा और बढ़े। तो क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में? एक्शन क्या लिया गया है? हाँ, एक्शन हुआ है। पहले जो 4 बैंक कर्मचारियों के नाम आए थे, अंकित कुमार, शुभम कौशिक, जितेंद्र कुमार, बलराम उर्फ बल्ले, वो तो पकड़े ही गए। उनके अलावा 4 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, नवल सैनी, अंकित सैनी, योगेश सैनी और ये डेविड गौतम। यानी कुल 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, खुलाड़। और इनके पास से 20 चेकबुक, 14 पासबुक और 7 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए। और मास्टरमाइंड का क्या? पुलिस को शक है कि मनीष और जग्गा नाम के 2 लोग इसके मास्टरमाइंड हो सकते हैं, पर वो अभी फरार हैं, पकड़ से बाहर हैं। और कानूनी कार्रवाई, मतलब एफआईआर वगैरह? हाँ, 18 मई 2025 को एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 318 4 लगी है, जो धोखाधड़ी के लिए है, और साथ में आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D भी। ये आईटी एक्ट वाली धाराएं किस लिए हैं? 66C पहचान की चोरी के लिए और 66D
कंप्यूटर का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के लिए। अच्छा। साइबर क्राइम पुलिस अभी भी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पैसा कहाँ कहाँ गया, असली लाभार्थी कौन थे, ये सब पता लगा रहे हैं। ये पूरा मामला तो बैंकिंग सिस्टम की कुछ बहुत गंभीर कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहा है। क्या सबक मिलते हैं इससे? बिल्कुल, कई अहम बातें हैं जो ये घटना एक साथ दिखाती है। पहली तो यही कि ये जो निष्क्रिय खाते होते हैं वो कितने बड़े जोखिम का सोर्स बन सकते हैं। हाँ, अगर उन पर ठीक से नजर ना रखी जाए। बिल्कुल। दूसरी बात, जब बैंक के कर्मचारी ही अंदर के लोग ही फ्रॉड में शामिल हों तो जो सुरक्षा के उपाय होते हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं। सही बात है, अंदर का भेद ही हो तो। हाँ, और तीसरी बात ये सामने आती है कि गांव देहात के लोग या जो कम जागरूक हैं वो कितनी आसानी से ऐसे वित्तीय धोखों का शिकार बन जाते हैं। और आखिर में ये कि जब अपराध का जाल इतने सारे राज्यों में फैला हो तो जांच कितनी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ये सब मिलकर दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है, सुरक्षा और जागरूकता, खासकर जो कमजोर तबके हैं, उनके लिए कहीं पीछे ना छूट जाए। हाँ, वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे अंदर के ही लोग सिस्टम की कमियों का और लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर करोड़ों का चूना लगा सकते हैं। एक खाते से लगभग 2 करोड़ रुपए निकल जाना ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा है। जी। और जैसा हमने कहा, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस उन फरार मास्टरमाइंड मनीष और जग्गा की तलाश में छापेमारी कर रही है। अच्छा। लगभग 50 निष्क्रिय खातों की पहचान तो हो गई है, पर हो सकता है ऐसे और भी खाते हों जिनका पता लगना बाकी है। अधिकारी पूरी कोशिश में है कि पैसा आखिर गया कहाँ, उन अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचा जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये घटना एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है, वो ये कि जब बैंक के अपने ही कर्मचारी सिस्टम को धोखा देने में शामिल हो जाएं, तो क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी या नियम सख्त कर देना काफी है, या कुछ और भी जरूरी है? हाँ, या फिर हमें बैंकों के जो अंदरूनी कामकाज हैं उनकी निगरानी है और कर्मचारियों की जो जवाबदेही है उस कल्चर पे ज्यादा गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।